ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं तब आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के महाजनपद के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग सब लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है, महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपद के पीछे का क्या कारण है, महाजनपद क्यों बने, महाजनपद के स्रोत क्या क्या है, और साथ ही साथ हमारे बिहार में कितने महाजनपद थे, उन सारे महाजनपद की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को सारे के सारे लोग अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार देखने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार में महाजनपद। तो महाजनपद को डिस्कस करने से पहले आखिर हमें जानना चाहिए कि महाजनपद होते क्या हैं, कहां से महाजनपद आया, क्या है महाजनपद के पीछे के उत्पत्ति का राज, और इसके पीछे के तमाम तरह के आयामों को हम लोग जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आपके प्रोसेस ऑफ चेंज है, मतलब कैसे आपके बदला, कैसे आपके कुल से क्लैन हुए, कैसे आपके क्लैन यानी कि वंश, फिर उसके बाद ग्राम में हुआ, फिर ग्राम से विश्व हुए, विश्व से जन हुए, जन से जनपद हुए, और जनपद से महाजनपद हुए। अब इसके पीछे के कारण की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो इसके लिए आपको भारत के नक्शे को समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा था हमारे पूरे भारतवर्ष में, और फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर ये जो महाजनपद है यह आया कहां से और इसके पीछे का क्या कारण है। जैसा कि आप सब लोगों ने हिस्ट्री में इतना तो जरूर आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो एक सिविलाइजेशन हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है वो होती है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, या हम यूं कह सकते हैं कि भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, जिसमें आज का प्रेजेंट डे आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, कश्मीर और पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है बलूचिस्तान, सिंध वाला, वहां तक आपके फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। अभी सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने मैच्योर फेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपने मैच्योर फेज में लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक अपने मैच्योर फेज में आपको नजर आता है। इसी बीच आपके आर्यंस का राइज होता है, और आर्यंस का दौर अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग वैदिक पीरियड भी बात करते हैं, तो वैदिक पीरियड का जो दौर होता है वो तकरीबन अगर हम लोग बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से आपका शुरू हो जाता है। और ये 1500 ईसा पूर्व में जो शुरुआत के वैदिक पीरियड के दौर थे उसको हम लोग कहते हैं आपका ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद आपके 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि हमारा लेटर वैदिक पीरियड। और इस चीज को आपको समझना है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यहां पे डेवलप हुई, ठीक उसी जगह पर आपके वैदिक सभ्यता भी इसी के आसपास के क्षेत्र में आपके डेवलप हुई। क्योंकि आप देखेंगे अगर वैदिक पीरियड के दौरान तो सरस्वती नदी का आपके जिक्र नजर आता है, गंगा नदी का वहां जिक्र नजर आता है लेकिन बहुत कम, यमुना नदी का जिक्र नजर आता है लेकिन बहुत कम, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, ये वाला जो हिस्सा, ईस्टर्न हिस्सा, यहां पर हमें बहुत कम जिक्र नजर आता है। और इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ये आपका वैदिक पीरियड था तकरीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास का जो था ऋग्वैदिक पीरियड, और उस दौरान जो है सिविलाइजेशन जो है आपके ईस्टवर्ड यानी कि पूर्व की ओर मूव नहीं की। अब इसके पीछे का क्या कारण है, तो इसके पीछे के कारणों के ऊपर अगर हम लोग प्रकाश डालें तो सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे थे आपके घने जंगल। यहां पे क्या थे आपके घने जंगल, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं आपके डेंस फॉरेस्ट। और जंगलों में रहना जो है मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, जंगलों में रहना मुश्किल। अगर आपको भी ऑप्शन दिया जाए कि आप जंगल में रहिए तो भले ही आप जो जोश में बोलेंगे हाँ हम तो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स को देख करके जंगलों में सर्वाइवल कैसे किया जाता है हम कर लेंगे, और कुछ भी खा लेंगे और बोलेंगे इसका स्वाद बहुत कसैला है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में बहुत सारा रेत और पानी आ गया है, ऐसा कुछ कह के हम जंगलों में रह लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधाएं जो चाहिए इंसानों को रहने के लिए, वो सुविधाएं यहां पे आपको मौजूद नजर नहीं आएंगी। तो यही कारण है कि आपके 1000 ईसा पूर्व तक लोग जो है ईस्टवर्ड आपके मूव नहीं किए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आखिर हुआ क्या 1000 ईसा पूर्व में कि लोग जो है वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ हमारा, यानी कि आज का प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस तरफ आपके मूव करना शुरू किए। तो 1000 ईसा पूर्व में आपके होती है लोहे की खोज। याद रखिएगा, यहां से बीपीएससी यहां से क्वेश्चन भी पूछता है, लोहे की खोज। और इस लोहे की खोज के बाद जो आपके सिविलाइजेशन है वह ईस्टवर्ड आपके मूव करने लगी, वो आपके ईस्टर्न पार्ट में आने लगी, क्योंकि लोहे की खोज के बाद ही आपके इन जंगलों की कटाई शुरू हुई और ये जो आपके फॉरेस्ट लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हुए। और जो एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खेती आपकी अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी कहने का मतलब कि अब आपके पास जो वुड्स आ रहे, लकड़ियां आ रही जंगलों से, उन जंगलों से आप सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि आपके प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि इंडस्ट्री छोटी मोटी आपके डेवलप होने लगी। और इन सब को करने के लिए एक वर्ग उत्पन्न हुआ जिसको आज के डेट में हम बिचौलिया या ट्रेडर्स जो है, व्यापारिक वर्ग आपके उत्पन्न हुआ, यानी कि टर्सरी सेक्टर भी आपके उत्पन्न होता है। और जब व्यापार उत्पन्न होगा तो व्यापार करने के लिए आपको एक मार्केट की जरूरत होगी, और जो मार्केट की आपको जरूरत हुई वही मार्केट आपके बने, आपके छोटे नगर बने, एक शहर बने। और ये जो शहर बने, यही शहर और बड़े शहर बने, और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो जनपद से आपके महाजनपद बने। और इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे जो 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों में से ज्यादातर महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में टुवर्ड्स ईस्टवर्ड आपको नजर आते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक प्रोसेस चेंज हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहले लोग कुल में रहते थे, फिर वंश बना, फिर बहुत सारे वंश मिले तो ग्राम बने, बहुत सारे ग्रामों ने मिलकर के विश्व बनाया यानी कि विश्व, और बहुत सारे विश्व समझिए ब्लॉक लेवल पे, और बहुत सारे विश्व बने तो जन बने यानी कि और बड़े इकोनॉमिक सेंटर, और बड़े इकोनॉमिक सेंटर, इससे भी और बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना जनपद, और उससे भी बड़ा और इकोनॉमिक सेंटर बना आपके महाजनपद। तो इस प्रकार से महाजनपद आपके बने। अब एक प्रश्न आता है कि सर इन महाजनपदों की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये महाजनपद के नक्शे को आप देख सकते हैं हमारे सामने। इन महाजनपदों की बात अगर हम लोग करते हैं तो इन कितने महाजनपद थे, तो याद रखिएगा भारतवर्ष में टोटल आपके 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद की बात अगर हम लोग करते हैं तो इन 16 महाजनपद का जिक्र हमें कहां नजर आता है, तो इन 16 महाजनपद का जिक्र हमें अंगुत्तर निकाय और साथ ही साथ आपके भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और साथ ही साथ आपके भगवती सूत्र में हमें नजर आता है। अंगुत्तर निकाय की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्त, अंगुत्तर निकाय की बात अगर हम लोग करते हैं तो अंगुत्तर निकाय क्या है, तो यह आपका एक बुद्धिस्ट स्रोत है। और अगर भगवती सूत्र की बात हम लोग करते हैं तो यह आपका एक जैनी स्रोत है। और इन दोनों स्रोतों से हमें हमारे 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। और इन 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे। निम्नलिखित अगर हम लोग बात करते हैं तो वज्जी, जिसकी राजधानी आपकी थी वैशाली। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग, जिसकी राजधानी थी आपके चंपा। और फिर हम लोग बात करते हैं मगध, जिसकी राजधानी आपके राजगीर या गिरिराज, और बाद में जाकर के यह हुई कहां पे, तो पाटलिपुत्र में। अब आइए वापस से अगर हम इस नक्शे में देखें तो आप देखिएगा कि जैसे हमारा जो बिहार है वो कुछ आपके इस क्षेत्र में आपको नजर आ रहा होगा, और यहां पे आपको ये तीनों के तीनों महाजनपद लोकेट नजर आ रहे होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, अंग जिसकी राजधानी आपके चंपा थी। तो आइए अब समझते हैं इन तीनों महाजनपद के बारे में कि आखिर ये तीनों के तीनों महाजनपद का क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे ये तीनों महाजनपद राइज किए, और इन तीनों महाजनपद में मगध इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना कि बाकी सारे के सारे, ना सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे भारतवर्ष के आपके महाजनपद के ऊपर आपके एक समय के बाद मगध साम्राज्य यहां पे उत्पन्न होता है, जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र में जो एक साम्राज्य, एक एम्पायर बनता है। क्योंकि जैसे हमने एक प्रोसेस देखा कुल, विश्व, ग्राम, ठीक वैसे ही आपके जो जनपद के बाद महाजनपद, और महाजनपद के बाद और बड़ा इकोनॉमिक सेंटर होगा, वही आपका साम्राज्य कहलाएगा। और मगध में ही क्यों साम्राज्य बना, इसके कारणों को भी हम इस वीडियो में आपके जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको कुछ चीजें बताया
कि हाँ भाई जो आपके इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन, जो लोहा है, इस लोहे के आपके डिस्कवरी के बाद, इस लोहे की खोज के बाद लोगों ने क्या किया कि भाई एग्रीकल्चर लैंड्स और ज्यादा बने, एग्रीकल्चर लैंड और ज्यादा बने तो वहां पे प्रोडक्शन और ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन और ज्यादा हुआ तो जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार को एक टैक्स मिलेगा, यानी कि जो राजा है जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। अब उस टैक्स से अपने एक्सपेंशन का विस्तार कर सकता है। तो जो पहले आपके ट्राइबल पॉलिटी थी वो अब टेरिटोरियल पॉलिटी में कन्वर्ट हुई, यानी कि जो पहले आदिवासी राज्य थे, जो पहले ट्राइब्स के रूप में रहते थे, आदिवासी के रूप में रहते थे, वो अब अचानक से क्षेत्रीय राजाओं द्वारा आपके प्रतिस्थापित किया जाने लगा, यानी कि लोगों ने अपनी बाउंड्री बनाई, अपना एक्सपेंशन किया और इस प्रकार से महाजनपद आपके राइज होते हैं। साथ ही साथ लोहे के खोज के कारण, आपके आयरन वेपन्स के खोज के कारण जो है लोहे के हथियार भी बने और उन हथियारों का इस्तेमाल करके इन लोगों ने जबरदस्त एक्सपेंशन किया और तब जाकर के ये आपके महाजनपद जो हैं ये आपके फॉर्म हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि यह जो महाजनपद आपके फॉर्म हुए इसके पीछे के क्या क्या कारण है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि का विकास है वह कृषि का विकास बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। कृषि का विकास बड़े लेवल पे इस प्रकार से होने लगा कि हम कह सकते हैं कि पहले जो टूल्स होते थे वो लकड़ी के होते थे या कॉपर के होते थे, उसके बनस्पत जो लोहे का टूल्स है, लोहे का जो उपकरण है वह आपके ज्यादा जमीन के अंदर खुदाई होने लगा। जमीन के अंदर ज्यादा खुदाई होने लगी तो खेती अच्छी होने लगी। आज भी आप देखिएगा चाहे आपका फावड़ा जिसको कुदाल हम कहते हैं, चाहे आपका हल हो, वह लोहे का ही बना होता है, क्योंकि उससे जमीन में ज्यादा अंदर तक खुदाई होगी। ज्यादा अंदर तक खुदाई होगी तो प्लॉग्ड फील्ड हमें ज्यादा नजर आएगा, जुताई वाला जमीन ज्यादा नजर आएगा और उसमें खेती आपकी ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। इसके अलावा जब खेती अच्छी होगी तो जनसंख्या भी वृद्धि करेगी और जब जनसंख्या वृद्धि करेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि राजा को टैक्स जो है वह भी ज्यादा मिलेगा। और जब खेती अच्छी हो रही है तो अब देखिए जैसे आज की डेट में हम सिस्टम देखते हैं, पहले क्या होता था कि जो किसान है वही किसान आपके अपना सामान बेचता था, लेकिन अगर आज आपको 1 किलो चावल चाहिए अपने घर में चावल बनाने के लिए, होली आ रहा है तो उसमें अच्छा चावल चाहिए, तो अब क्या करेंगे? किसान के पास थोड़ी जाएंगे, किसान भाई हमको 1 किलो चावल दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप किसी दुकान में जाएंगे, दुकान में बोलेंगे भैया कोई बढ़िया वाला चावल दे दो, 100, 120, 130, 140 वाला चावल हमको दे दो, होली में हमको बढ़िया चावल खाना है, यही कीजिएगा। या नॉर्मल चावल के लिए आप जब जाते हैं तो किसान के पास नहीं जाते हैं, आप किसी दुकान के पास जाते हैं। तो ये जो दुकान है ये क्या है? एक व्यापारी है, ये बड़े व्यापारी से खरीदते हैं, उसके बड़े व्यापारी और बड़े व्यापारी से, और वो आपके किसानों से डायरेक्ट लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मिडिल मैन है और मर्चेंट्स जो है, बिचौलियों और व्यापारियों का इस समय में उदय होता है, यानी कि टर्सरी सेक्टर भी डेवलप होती है। साथ ही साथ अब जो बार्टर सिस्टम था, क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ी, तो जो अब बार्टर सिस्टम था यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, जैसे मेरे पास, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके घर में अगर आम की खेती हो तो आप मुझे फी नहीं दीजिएगा, आप मुझे आम दे दीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वस्तु के बदलू वस्तु वाला जो सिस्टम है वो अब खत्म होकर के कॉमन करेंसी यानी कि मनी इकोनॉमी, मुद्रा अर्थव्यवस्था ने आपके ले लिया। साथ ही साथ आपके टैक्सेशन, कर, और कर आपको राजा को मिलने लगा, और जब राजा को कर अच्छा मिलने लगेगा तो राजा अपनी आर्मी को, अपनी सेना को डेवलप करेगा, और जब सेना डेवलप होगी तो एरिया का एक्सपेंशन होगा, और जब एरिया का एक्सपेंशन होगा तो खुद ब खुद जो है राज्य, साम्राज्य जो है उसकी तरफ अग्रसर आपके ये महाजनपद होंगे। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये 16 के 16 महाजनपद थे, इन 16 के 16 महाजनपद की स्थिति एक समान नहीं थी, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के महाजनपद के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में आपके वज्जी, मगध और अंग आता है, लेकिन वज्जी के क्षेत्र में हम इंक्लूड कर देते हैं आपके विदेह को। ध्यान रखिएगा, विदेह, विदेह वैसा आपके क्षेत्र था जहां पे आर्य सबसे पहले आए। विदेह जिसको आज के प्रेजेंट डे में हम मिथिला कहते हैं, विदेह जहां से माता सीता ताल्लुकात रखती हैं। तो आइए जरा समझते हैं हम लोग सबसे पहले विदेह के बारे में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि विदेह जो है, विदेह जो आपका राजवंश है या विदेह जो आपका जनपद है, इसकी शुरुआत किसने की, विदेह क्लान की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा आपके इक्ष्वाकु के पुत्र निमि थे, और निमि को क्रेडिट जाता है आपके विदेह साम्राज्य की शुरुआत करने का। इसके बाद विदेह के बाद आते हैं मिठी जनक। याद रखिएगा, विदेह के बाद आते हैं मिठी जनक, और मिठी जनक ने इसी विदेह को मिथिला का आपके योगदान दिया और मिथिला क्षेत्र की शुरुआत की।
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, मिथिला क्षेत्र की शुरुआत किसने की, तो जवाब दीजिएगा मिथि जनक, और विदेह पूछेगा तब जवाब दीजिएगा निमि, इसको ध्यान रखिएगा। और मिथि जनक जो है इन्होंने मिथिला क्षेत्र की शुरुआत की, और यहीं से आपके जनक वंश जो है यह आपके शुरू हो जाता है। जनक राजा आते हैं, राजा जो टाइटल है वह आपके जनक टाइटल लगाते हैं। इसके साथ ही साथ 23वें नंबर के, याद रखिएगा 23rd नंबर के राजा थे जिनका नाम क्या था, सिरध्वज जनक, और ये आपके 23वें नंबर के राजा थे, और इन्हीं की पुत्री थी माता सीता। माता सीता जो थी इन्हीं की पुत्री थी, जिनका विवाह उस समय के कौशल, देखिएगा ध्यान से, ये विदेह है और उस समय का यह है कौशल। कौशल के राजा थे आपके दशरथ, इनके पुत्र श्री राम से हुआ, जो आगे जाकर के प्रभु श्री राम के से जाने गए, और रामायण कहानी हमारी यहीं से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये जो जनक है, ये जनक कितने जनक हुए टोटल, तो पूरे विदेह क्षेत्र में टोटल 53 जनक हुए, और उस 53 जनक में जो 23rd नंबर के जनक थे जिनका नाम था सिरध्वज जनक, उन्हीं की पुत्री थी माता सीता, और इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि माता सीता किनकी पुत्री थी, तो सिरध्वज जनक जो कि 23वें नंबर के राजा थे, इनकी पुत्री थी आपके माता सीता। अब विदेह के बारे में आपने जान लिया, अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के पहले महाजनपद के बारे में। विदेह के बारे में जानना जरूरी था क्योंकि विदेह के राजा अपने विजनरी सोच के लिए, आग्रमी सोच के लिए जाने जाते थे। अब हम लोग बात करते हैं आपके अगले महाजनपद जो कि है हमारा विदेह, यानी कि वज्जी। वज्जी के बाद, वज्जी हम लोग विदेह के बाद वज्जी के बारे में बात करेंगे। तो वज्जी के बारे में कहा जाता है कि यह जो था आपका पहला रिपब्लिक था, यानी कि पहला गणराज्य संपूर्ण विश्व का, और 8 कुलों का संघ, जिसे अष्टकुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि 8 कुलों का संघ है जिसको हम लोग अष्टकुल के नाम से भी जानते थे, और विदेह जो था इसी संघ का एक हिस्सा था, जो कि अपने विजनरी किंग यानी कि अपने दूरदर्शिता राजाओं के लिए जाना जाता था। साथ ही साथ लिच्छवी रिपब्लिक जो है यह आपके महावीर और गौतम बुद्ध के आपके गणतांत्रिक राज था। महावीर और गौतम बुद्ध के समय में गणतांत्रिक राज था आपके लिच्छवी, इस चीज को ध्यान रखना है। तो वज्जी भले ही पहला रिपब्लिक है, लेकिन वज्जी में भी जो पहला क्लैन आपके रिपब्लिक हुआ वह था आपके लिच्छवी, इस चीज को ध्यान रखना है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको हम लोग अष्टकुल कहते थे। तो वज्जी जो है 8 कुलों को मिला के अष्टकुल का एक संघ था, और यह पहला रिपब्लिक संपूर्ण विश्व का हम लोग इसको मानते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वर्धमान महावीर जो थे इसी आपके संघ के, इसी आपके महाजनपद के जत्रिका क्लैन के आपके राजा थे, राजकुमार थे महावीर, इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह इतना बड़ा आपके, इसकी राजधानी थी कहां पे, तो इसकी राजधानी थी आपके वैशाली, याद रखिएगा वज्जी की राजधानी वैशाली, जिसकी स्थापना जो है राजा विशाल, जिसकी स्थापना किसने किया, तो राजा विशाल ने इसकी स्थापना की। और साथ ही साथ राजा विशाल का जो आपके सेंट्रल असेंबली था, यानी कि इनकी जो केंद्रीय सभा थी, उसमें 7,707 मेंबर्स आपके थे। साथ ही साथ इनकी जो संसद थी उसको हम लोग संथागरा के नाम से जानते थे, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो वज्जी संघ है इसको जीता किसने, तो याद रखिएगा वज्जी संघ का अंत होता है जब अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश के दूसरे राजा थे, इन्होंने आपके अपने मिनिस्टर वत्सकर की मदद से वज्जी को डिस्ट्रॉय किया, और जो हथियार का इस्तेमाल इन्होंने किया था वह था महाशिला कंटक, और एक था आपका रथा शाला, और साथ ही साथ एक पाटली ग्राम, ध्यान रखिएगा पाटली ग्राम नाम का किला बनाया था पटना और सोन नदी के किनारे, जहां से उन्होंने वज्जी पर आक्रमण करके वज्जी को अपने अंदर मिला लिया, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगले महाजनपद की बात हम लोग करेंगे जो बिहार का है, वह है आपके अंग। अंग का जिक्र अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे एंशियंट टेक्स्ट, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं अत्य ब्राह्मणा, साथ ही साथ महाभारत, इन तमाम तरह के जगहों पे आपके अंग का उल्लेख हमें नजर आता है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। इसकी पूर्व राजधानी मालिनी हो जाएगी, बाद में चंपो राजा एक आते हैं, और साथ ही साथ चंपा नदी के नाम पे इसकी राजधानी चंपा रखी गई। साथ ही साथ आज के मॉडर्न डे का मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र यह जो है आपके जाना जाता था। और अंग के से उल्लेख अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने सुना होगा जरूर अंगराज कर्ण, जो महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, और यह भी आपके अंग के राजा थे, तो इनका जिक्र हमें महाभारत के क्षेत्र में नजर आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ यह अपने धन्य और वाणिज्य के लिए जाना जाता था, क्योंकि यह बिल्कुल एकदम रूट पे पड़ता था। अगर यहां से कोई भी सामान आ रहा है गंगा नदी से, तो पहला क्षेत्र आपके अंग ही पड़ता था। और इसके यहां पे आपके व्यापारिक नियमित रूप से आपके स्वर्ण भूमि का कहने का मतलब यह हुआ कि ये जावा इंडोनेशिया का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहां से व्यापार के लिए सबसे पहले लोग जो आते थे इसी अंग पे ही आते थे, और इसी के थ्रू संपूर्ण भारत में आपके गंगा नदी के थ्रू व्यापार होता था। साथ ही साथ अंग के आखिरी स्वतंत्र राजा जो थे वो थे आपके ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त जो थे आखिरी स्वतंत्र राजा अंग के थे। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, और यहां से आपके क्वेश्चन जो है बनने के आसार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मगध की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट महाजनपद ऑफ बिहार, मगध। तो मगध जो है इसका जिक्र हमें अथर्ववेद में नजर आता है, और सबसे प्रमुख महाजनपद था। इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा के दक्षिण में, सोन नदी के पूर्व में, और यहां पे आपके चंपा नदी के आपके पश्चिम में जो क्षेत्र था वो था आपके मगध, और दक्षिण में इसके छोटा नागपुर का पठार था। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मगध की बात अगर हम लोग करते हैं तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह, या जिसको हम लोग गिरिव्रज कहते हैं, जो कि 5 पहाड़ियों से सुरक्षित था, और उस समय की सबसे सेफेस्ट राजधानियों में से एक, जिसको भेद पाना उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। तो यह भी एक कारण था कि मगध के राइज करने का, क्योंकि इनकी राजधानी जो थी एक मोस्ट डिफेंसिव कैपिटल, एक अवैध राजधानी के रूप में थी। और वो 5 पहाड़ियां रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सेंगरी और उदयगिरी, ये 5 पहाड़ियों से इनकी जो राजधानी थी राजगिरी या गिरिव्रज, वह आपके घिरी हुई थी। साथ ही साथ मगध पे राज करने वाला पहला जो वंश था वह बृहद वंश था। वही बृहद वंश जिनका जिक्र हमें पुराणों में, महाभारत में नजर आता है, जिनके पुत्र थे आपके जरासंध, जिसका वध आपके भीम ने किया। लेकिन अगर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो बिंबिसार जो है ये हर्यंक वंश की स्थापना करते हैं और रियल फाउंडर माने जाते हैं मगध साम्राज्य के। वही बिंबिसार जिन्होंने आपके एक्सपेंशन पॉलिसी की शुरुआत की, वही बिंबिसार जिन्होंने पहली स्टैंडिंग आर्मी की, यानी कि पहली अस्थायी सेना की, वही बिंबिसार जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के वैवाहिक संबंध बनाए, वैवाहिक गठबंधन बनाए। आप सबको पता है कि किस प्रकार से इन्होंने छेलना लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, खेमा से विवाह करके, जो कि मदुरई प्रिंस, जो कि पंजाब के पास आपके एक जनपद है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे आपको मदुरई किंग, या देखिए यहां पे आपको नजर आएगा मदुरई, इधर कहीं है आपके मदुरई, ये देखिए मदुरा। तो ये मदुरई जो है यहां से इन्होंने विवाह किया ताकि इस वाले एरिया पे भी कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ कोसल के राजकुमार उस समय में आपके थे कौन, तो प्रसेनजीत, उनकी बहन थी कोसला देवी, उससे विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त किया। अंग को इन्होंने अपने अंदर संकलित किया। तो एक एक्सपेंशन पॉलिसी और बिल्कुल एक समझिए कि आगे बढ़ने का जो एक जज्बा था वो इन्हीं के समय में आपके नजर आता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर मगध ही क्यों इतना राइज किया, अन्य 16 महाजनपद की अपेक्षा मगध में ही क्यों महासाम्राज्य बना, मगध में ही क्यों एक साम्राज्य आपके बनता है। तो 16 महाजनपद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन सब की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शक्ति जो थी यह मामले में समान नहीं थी। सिर्फ 4 ऐसे आपके महाजनपद थे जो थोड़े से स्ट्रांग थे, जिसमें आपका वत्स, जिसमें अवंती, कोशाला और मगध जो है, यह आपके 4 महाजनपद सबसे प्रोमिनेंट थे। और इन सारे के सारे महाजनपदों के बीच में आपके स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, यानी कि वर्चस्व की लड़ाई थी कि और ज्यादा एरिया एक्सपेंशन कौन करेगा। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में अगर हम लोग बात करते हैं तो मगध जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रूप में आपके उभरता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके पीछे के कारणों के ऊपर अगर हम लोग प्रकाश डालें कि आखिर मगध ही क्यों इतना राइज किया, तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले एबर रूलर्स, यानी कि इनके जो राजा थे वह काफी ज्यादा सक्षम थे। चाहे अगर हम लोग बात करते हैं आपके बिंबिसार की, जिन्होंने सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी रखी, चाहे हम लोग अगर बात करते हैं आपके बिंबिसार के बाद हम लोग अगर बात करते हैं अजातशत्रु की, जिन्होंने बज्जी को जीता, चतुराई से अपने वत्सकर मंत्री को भेज के बज्जी संघ में फूट दिला के बज्जी को जीता। चाहे हम यहां पे आने वाले हम लोग बात करेंगे आपके महापद्मनंद की, हम लोग बात करेंगे काल अशोक की, पुष्यमित्र शुंग की, आपके अशोक की, हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। तो मगध में जो भी आया वह काफी ज्यादा स्ट्रांग राजा था। ना सिर्फ राजा स्ट्रांग था बल्कि इनके मंत्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य पे, जैसे वत्सकर आपके अजातशत्रु में, राधा गुप्त अशोका के समय। तो इनके मंत्री भी काफी ज्यादा पावरफुल थे।
और वही जिक्र मैंने बताया कि इनके जो एबल रूलर्स थे, यानी कि असाधारण रूप से जो राजा थे, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि सक्षम राजा थे और इन्होंने इंपेरियल एक्सपेंशन यानी कि विस्तारवाद की नीति की। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इनके मिनिस्टर भी काफी शानदार थे, वत्सकर, कौटिल्य, और साथ ही साथ वे अस्थायी सेना बनाए रखने वाले पहले थे और यही कारण था कि इतने तेजी से आपके मगध राइज किया। दूसरा कारण ज्योग्राफिकल एडवांटेज। अगर हम लोग इनके ज्योग्राफिकल एडवांटेज की तरफ देखें तो हम लोग बात करेंगे, इनका जो रूट था यानी कि पूर्वी भारत को पश्चिमी से जोड़ने वाला रूट इन्हीं से जाता था। साथ ही साथ नदियों से घिरा हुआ एक प्रोटेक्टेड एरिया था। साथ ही साथ गंगा नदी उस समय का इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग पॉइंट था जो आपके यहां से होकर के बंगाल से होकर के आता था, या जो भी हम कह सकते हैं स्वर्ण भूमि इंडोनेशिया से सामान आता था और यहीं पे आता था। अच्छी क्वालिटी का सामान इन्हीं के पास। राजगिरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकी राजधानी अभेद थी, 5 पहाड़ियों से आपकी घिरी हुई थी। साथ ही साथ जो पाटलिपुत्र था यह बिल्कुल एक समझिए कि एक ट्रू वाटर फोर्ट था। एक वाटर मतलब समझिए कि जल दुर्ग था। एक तरफ जहां हम देखते हैं सोन नदी है, दूसरी तरफ गंगा नदी, तो यहां से अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए इनके एक अवैध था। साथ ही साथ इनके जस्ट नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे आयरन का बहुत ही रिच भंडार है जो आज के डेट में झारखंड में पड़ता है और आयरन से इतना समृद्ध होने के कारण आयरन से वो अपने हथियार को बनाते थे और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जो है आपके अन्य देशों से जीतने के लिए, अन्य महाजनपद से जीतने के लिए करते थे। आज भी आप देखिए पूरी दुनिया में अगर हम आपसे पूछे एक देश ऐसा जो बहुत स्ट्रांग हो, अब भारत बोलेगा मुझे पता है, बट एट द एंड आप सबको पता है अमेरिका। तो अमेरिका का मेन बिजनेस क्या है? हथियार। तो वैसा ही कुछ हथियार, अच्छी क्वालिटी का हथियार खुद रखते थे, बुरी क्वालिटी का हथियार जो 2 नंबर हथियार है, 3 नंबर हथियार है दूसरे देश में कर दिए ताकि उनसे लड़ाई भी हो तो भाई हमारे पास ज्यादा एडवांटेज हो। अमेरिका भी तो यही करता है, अच्छी क्वालिटी का हथियार अपने पास रखता है और थोड़ा सा 2 नंबर 3 नंबर जो है दूसरे देश को बेचता है। साथ ही साथ इन लोहे के कारण इनके पास अच्छे कृषि उपकरण थे। इन कृषि उपकरण का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा मतलब इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही साथ यहां पे झारखंड है, वहां से इनको मिलता था हाथी, और उस समय हाथी जो था समझिए आज का एटम बम, कि भाई किसी भी सेना के ऊपर छोड़ दिया और किसी भी सेना के ऊपर जा रहा है उसको निस्तो नाबूद कर दे रहा है, तो जंगल से इनको हाथी मिल जा रहा था। साथ ही साथ इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी, मजबूत थी, क्योंकि विशाल जनसंख्या हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर हुआ, इसके बाद इनको टैक्स अच्छा मिलने लगा। अब इस टैक्स का इस्तेमाल करके अपने डेवलपमेंट में कर सकते थे। बहुत उपजाऊ भूमि, आज भी ना सिर्फ भारत का, पूरी दुनिया का वन ऑफ द फर्टाइल लैंड है ये मगध का पूरा क्षेत्र, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में वज्जी अंग सबको इन्होंने जीत ही लिया था। इसके कारण इनको हायर टैक्स रेवेन्यू मिलता था। लोहे की खदानी से इनको बहुत ज्यादा इनकी इकोनॉमिक गतिविधियों में फायदा होता था। वाटर हाईवे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। यहां पे आज की डेट में नेशनल वाटरवे नंबर 1 है और सोचिए उस समय में कितना जबरदस्त इनको योगदान होगा। गंगा नदी पर इनका एकाधिकार था। बंगाल के पोर्ट पे, क्योंकि यहां पे अंग तो इन्हीं के पास था, तो बंगाल के पोर्ट पे इनका बिल्कुल एकाधिकार था। मेन ट्रेड रूट्स पे इनका पूरा नियंत्रण था, जो कि इनको बहुत ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाते थे। साथ ही साथ कल्चरली भी बहुत ज्यादा इनरिच था, बहुत सारे विचारों का मेल जोल था। तो एक नया विचार, एक डेवलपमेंट का विचार यहां नजर आया, जहां पे हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर और साथ ही साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बड़े बड़े धर्म का हम कह सकते हैं कि राइज और प्रचार प्रसार यहीं पे होता है। आर्यन संस्कृति ने अपनी मूलभूत जो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनलिटी को खोया, कर्म कांड वगैरह का कॉन्सेप्ट कम हुआ और लोग प्रैक्टिकल होने लगे और इस क्षेत्र में आपके जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। दार्शनिक क्रांति मगध साम्राज्यवाद की ओर ले गया और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थे और यही कारण है कि इतने तेजी से ये आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए उस समय में, क्योंकि उस समय में अगर हम देखते हैं कि बाहरी आक्रमण एक्मेडियन जो आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और मैसेडोनियन जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण करना चाहते थे और इसी के कारण सबको लगा कि एक सेंट्रलाइज ताकत होनी चाहिए। याद रखिए जब भी इतिहास में हम एक हुए हैं कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाया। जब भी हम अलग अलग हुए हैं तभी बाहरी ताकतें हमारे ऊपर अटैक की है, चाहे वो आपके मध्यकालीन भारत हो चाहे वो आपका आधुनिक भारत हो। प्राचीन भारत में हम एक हुए, हमें लगा कि एक सेंट्रल पावर की जरूरत है और वो मगध सबसे बड़ा ऑप्शन है और मगध के साथ पूरे के पूरे साम्राज्य एक हो गए, पूरी जनता एक हो गई। तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत में आकर के अटैक करे और आर्केमिडियन और मैसेडोनियन जो है ये भारत के अंदर नहीं आ पाए और इसके साथ ही साथ ये जो यूनिटी है वो यूनिटी बरकरार रही। तो ये था आपका गौरवान्वित इतिहास बिहार का, ये था आपका गौरवान्वित इतिहास बिहार में जो आपके महाजनपद से उनका, जिनमें मगध जो है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे आपके राइज करता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। क्लास अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर क्लास को शेयर कर दे जितना हो सके, क्योंकि यह जानकारी बिहार के बारे में हर एक बिहारी को पता होनी चाहिए और पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को पता होनी चाहिए कि बिहार में इतना दम था और बिहार में ही क्यों इतना बड़ा साम्राज्य बना, बिहार प्राचीन भारत का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर पाटलिपुत्र क्यों था। तो शेयर कीजिए सारे के सारे दोस्तों से और बता दीजिए कि हां भाई बिहार में ये सारी ताकतें हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।